वेलकम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक ठाक होगे, साथ खैरियत से होगे। स्टूडेंट्स, जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे वो था चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 19 में स्टूडेंट जो हम टॉपिक जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था हमने यहाँ पे लेज़र। और लेज़र में हमने प्रॉपर काफ़ी डिटेल में लेज़र की वर्किंग और लेज़र किस तरह काम करती है, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम के लेक्चर में देख ली थी। स्टूडेंट, आज जो हमने डिस्कस करनी है वो लेज़र की टाइप डिस्कस करनी है। एक टाइप डिस्कस है और वो टाइप डिस्कस का आपके पास यहाँ पे हीलियम नियॉन लेज़र। स्टूडेंट्स, जो लेज़र्स की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, लेज़र्स की जो सबसे कॉमनली यूज जो लेबोरेटरी में या जो आपको मार्केट से इजीली मिल जाती है वो हीलियम नियॉन लेज़र है, वरना कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र्स भी होती हैं, सॉलिड आपके पास लेज़र्स भी होती हैं। असल में लेज़र्स की जो बेसिक जो डिवीजन है ना, वो कह लें गैसेस अब लेज़र्स होती हैं, सॉलिड्स लेज़र होती हैं और आपके पास सेमीकंडक्टर आजकल लेज़र्स आ गई हैं। तो असल में जो लेज़र में स्टूडेंट्स जो डिफरेंस होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ पावर होता है कि किसी लेज़र की कितनी पावर है। आपको मार्केट से एक लेज़र 100 रुपीज़ की भी मिल जाएगी और आपको एक मार्केट से लेज़र 5000 की भी मिल जाएगी। तो स्टूडेंट, वो उनकी पावर का डिफरेंस होता है। आजकल अगर आप देखो शॉप्स वगैरह पे जो लेज़र यूज हो रही होती है ग्रीन कलर की, तो अगर आप उसको दूर से भी देखो तो आपको काफी दूर तक वो जाते हुए दिखाई दे रही होती है। तो स्टूडेंट, उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। जो बचपन में आपको छोटी सी लेज़र मिलती थी 40-50 रुपीज़ की, उसकी पावर बहुत कम होती है, तो उसकी पेनिट्रेशन या उसका जो रेंज है वो भी उसकी कम होती है। और आप लोग YouTube पे इस तरह की वीडियोस पे आप लाजमी देखा करें। लास्ट टाइम मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें ये था कि लेज़र उन्होंने एक बैलून के ऊपर काफ़ी देर तक फॉल कराई और बैलून उस लेज़र की इंटेंसिटी से या उस लेज़र से प्रोड्यूस होने वाली हीट की वजह से बैलून बर्स्ट हो गया, फट गया। तो मतलब लेज़र काफ़ी जो है आपके पास, और इस तरह आजकल लेज़र जो है, लेज़र आपके पास कटिंग भी यूज़ होती है, किसी चीज़ों को बहुत प्रिसाइज काटने के लिए भी लेज़र जो है यूज़ होती है। और भी लेज़र के बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर आइस में आपके यहाँ पे मोतिया, उसका भी इलाज जो है वो आपके पास लेज़र से होता है। और मेडिकल में जो लेज़र्स के बेशुमार यूजेस हैं, इंशाल्लाह जब हम यूजेस ऑफ लेज़र डिस्कस करेंगे उसमें हम देखेंगे भी कि कैंसर के लिए और बेशुमार इस तरह के जो आपके पास चीज़ें हैं उनके लिए भी लेज़र यूज़ होती है। तो लेज़र को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, आपके जो सिलेबस में लेज़र डिस्कस है वो हीलियम नियॉन लेज़र है। सबसे पहले हीलियम नियॉन लेज़र, अगर आप नाम ही देखो तो ये गैस लेज़र है, मतलब इसमें कोई गैसेज हम यूज़ करेंगे। गैस का दो गैसेज भी यूज़ कर सकते हो, एक गैस भी यूज़ कर सकते हो, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र भी होती है। तो वो उनकी अरेंजमेंट, उनकी वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंस होगी। तो अब ये जो लेज़र है इसमें दो गैसेज यूज होंगी, इसमें हीलियम और नियॉन। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि इसकी ट्यूब, जो लेज़र ट्यूब में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, और फिर इसकी वर्किंग देखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, जो इसमें हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब यूज की, उसमें हमने दो गैसेज यूज करनी है और वो दो गैसेज हैं हीलियम और नियॉन। स्टूडेंट, एक चीज याद रखें, जब आप दो गैसेज यूज कर रहे होते हो तो आपने नॉन रिएक्टिंग गैसेज यूज करनी है, ऐसी गैसेज जो आपस में रिएक्ट ना करें। और उसकी एग्जांपल क्या होगी आपके पास यहाँ पे इनर्ट गैसेज, क्योंकि अब इनर्ट गैसेज में आपको पता है इनर्ट गैसेज या नोबल गैसेज, इनके शेल्स कंप्लीट होते हैं, तो इसलिए ये गैसेज आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी। तो जब भी आप दो गैसेज ले रहे होगे तो आपने ऐसी गैसेज चूज करनी है जो कि नॉन रिएक्टिंग हो। तो हमने यहाँ पे हीलियम और नियॉन गैसेज ले ली, दोनों नोबल गैसेज हैं। लेकिन इसमें आपको एक चीज याद पता होनी चाहिए, जो हीलियम है आपके पास जरा ये अब एक लाइटर गैस है और नियॉन उसके मुकाबले में थोड़ी सी जरा हैवियर गैस है, क्योंकि नियॉन का एटॉमिक नंबर जो है वो 10 है और हीलियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 2 है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट, अगर हम एक डिस्चार्ज ट्यूब में दो गैसेज यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमने दोनों की प्रोपोर्शन कितनी रखनी है। तो स्टूडेंट्स, जो हीलियम गैस जो है वो हम 85% फिल करते हैं और नियॉन गैस जो है हम वो 15% फिल करते हैं। और इस तरह आप ये एंटी टेस्ट के लिए एमसीक्यूज भी ये है कि दोनों गैसेज में देखें 85 और 10, इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूं, इनको अगर मैं रेशो में कन्वर्ट करूं 85:15 और इसको मैं किसी टेबल से कटिंग करूं तो तकरीबन ये आंसर आता है 8:1। 8:1 का मतलब ये है कि अगर 8 एटम्स जो हैं वो नियॉन के हैं, सॉरी, अगर अब 8 एटम्स अगर हीलियम के हैं तो 1 एटम किसका होगा? 1 एटम जो होगा वो नियॉन का होगा। तो 8:1 का ये मतलब है कि 8:1 का मतलब 8 एटम्स अगर हीलियम के हैं तो 1 जो होगा एटम वो हीलियम का होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हीलियम ऐसा पंपिंग मीडियम। पंपिंग अभी आपको समझ आएगा पंपिंग मीडियम का क्या मतलब है। तो हीलियम को हम ऐसा यूज करते हैं पंपिंग मीडियम और नियॉन को हम यूज करते हैं ऐसा लेजिंग या एक्टिव मीडियम। अब यहाँ पे लेजिंग या एक्टिव मीडियम उस गैस को या उस मीडियम को कह के जिसमें असल में हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करनी हो,
क्योंकि स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम जब लेज़र पढ़ा था, हमने लेज़र में ये कहा था कि लेज़र अगर हमने परफॉर्म करनी हो तो सबसे पहले हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करना है, और पॉपुलेशन आपके यहाँ पे इन्वर्जन अचीव हो जाता है, उसके बाद हम यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन करते थे और फिर वो लेज़र की बीम प्रोड्यूस होती थी। तो हम जो पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करेंगे वो किस में अचीव करना चाहेंगे? नियॉन में। और नियॉन को पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने में हेल्प कौन करेगा? वो हेल्प करेगा स्टूडेंट्स जो है हीलियम, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन इन्वर्जन हेल्प करने में हीलियम हेल्प कर रहा है, इसलिए हम इसको पंपिंग मीडियम कह रहे हैं। ये ऐसा मीडियम है जो कि नियॉन के एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स को पंप करेगा, और पंप करने का मतलब है उनको रेस करके कहां भेज देगा? उनको मेटास्टेबल स्टेट्स में भेज देगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो हमने पंपिंग कहा था, हमने पिछले टॉपिक में लेजर में एक जनरल पंपिंग डिस्कस की थी जो कि थी ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग हमने देखा था कि अगर हम किसी भी मटेरियल के ऊपर लाइट फॉल कराएं और उस मटेरियल के एटम्स जो हैं वो एक्साइट होके हायर स्टेट्स में चले जाएं, हायर एनर्जी स्टेट्स में चले जाएं, उसको स्टूडेंट्स हमने नाम दिया था ऑप्टिकल पंपिंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ऑप्टिकल पंपिंग नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल पंपिंग। अब इलेक्ट्रिकल पंपिंग क्या होती है? इलेक्ट्रिकल पंपिंग ये होती है कि आप किसी मटेरियल को हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दो, किसी मटेरियल को इतना हाई वोल्टेज प्रोवाइड करो कि वो हाई वोल्टेज क्या करे, और उस हाई यहाँ पे वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रिक करंट हो, और वो इलेक्ट्रिक करंट जो है उस मटेरियल के एटम्स को एक्साइट कर दे, क्योंकि ये जो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज डिस्चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये हीलियम के साथ स्ट्राइक करेंगे और हीलियम के एटम को एक्साइट कर देंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पंपिंग इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ऑप्टिकल पंपिंग इन विच हाई इलेक्ट्रिक करंट, और ये तकरीबन हाई वोल्टेज कितना देते हैं हम? तकरीबन 10 किलो वोल्ट प्रोवाइड करते हैं। और जैसे ही हम इतना हाई वोल्टेज जो है पास करेंगे तो इस हाई वोल्टेज से होगा क्या? उसमें हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हीलियम और नियॉन, ये दो गैसेस, क्योंकि नोबल गैसेस तो काफी सारी हैं, तो इन दो गैसेस को यूज करने की वजह क्या है? उनकी असल में ये खासियत है कि क्योंकि देखो मैंने आपको स्टूडेंट्स कहा था कि मेटास्टेबल स्टेट्स लाजमी नहीं है कि आपके पास हर सब्सटेंस में प्रेजेंट भी हो, ठीक है। तो कुछ सब्सटेंसेस में मेटास्टेबल स्टेट्स होती हैं। हीलियम और नियॉन दोनों ऐसे आपके पास यहाँ पे सब्सटेंसेस या गैसेस हैं जिनमें दोनों में मेटास्टेबल स्टेट्स प्रेजेंट होती हैं, और दोनों में खासियत भी क्या है कि दोनों की मेटास्टेबल स्टेट तकरीबन आपके पास यहाँ पे आइडेंटिकल है। और हीलियम की जो मेटास्टेबल स्टेट है वो 20.61 पे है, और नियॉन की जो मेटास्टेबल स्टेट है वो 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है। तो दोनों के पास मेटास्टेबल स्टेट्स हैं, हीलियम और नियॉन, और दोनों की मेटास्टेबल स्टेट्स आइडेंटिकल भी हैं। आइडेंटिकल किस बेसिस पे? क्योंकि दोनों के दरमियान डिफरेंस बहुत कम है, ठीक है। तकरीबन अगर आप दोनों का डिफरेंस देखो तो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप दोनों को माइनस करके निकाल सकते हो। तो ये उन दोनों के आइडेंटिकल स्टेट्स हैं मेटास्टेबल। उसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं वर्किंग पे। अब वर्किंग में सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि हम हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूज करते हैं, जिसकी मदद से हीलियम के एटम्स एक्साइट हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यही कहा कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्साइट्स द इलेक्ट्रॉन्स इन सम ऑफ द हीलियम एटम। क्योंकि देखो आप हीलियम एटम एक्साइट होना कहो या आप ये कहो कि हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए, एक ही बात है। उसने बुक में इस चीज को इतना ज्यादा प्रॉपर डिफरेंशिएट नहीं, कहीं पे वो एटम्स को एक्साइट कह रहा होता है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एटम को एक्साइट करने का मतलब है उसके इलेक्ट्रॉन्स को आप एक्साइट कर रहे होते हो। तो हाई वोल्टेज जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मैंने प्रोवाइड किया वो क्या करेगा? हीलियम के एटम्स को एक्साइट कर देगा, और हीलियम के एटम्स को एक्साइट करके 20.61 इलेक्ट्रॉन पे वोल्ट पे भेज देगा। तो ये पहले हीलियम के एटम्स, अगर आप देखें यहाँ पे डायग्राम के, तो हीलियम के एटम्स स्टूडेंट्स पहले यहाँ पे ग्राउंड स्टेट पे थे, मतलब पहले उनकी एनर्जी कम थी। जब हमने यहाँ पे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड किया, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से स्टूडेंट्स हुआ क्या? हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से ये हुआ कि ये एटम्स जो थे ये जंप करके कहाँ चले गए? एक मेटास्टेबल स्टेट में, और इस मेटास्टेबल स्टेट की एनर्जी कितनी है? 20.61। और स्टूडेंट एक चीज याद रखें कि हम तमाम स्टेट्स की जो एनर्जी ले रहे होते हैं विद यहाँ पे हम किसके रेफरेंस से ले रहे होते हैं? ग्राउंड स्टेट के। तो मेटास्टेबल स्टेट्स में ये जो है हीलियम के एटम्स आ गए, मतलब हीलियम के एटम्स की एनर्जी जो है वो राइज कर गई, रेस कर गई। उसके बाद स्टूडेंट्स होगा क्या? देखें आप खुद माइंड में आप इमेजिन करें, आपने एक ऐसी ट्यूब ली हुई है जिसमें हीलियम के एटम्स और नियॉन के एटम्स मिक्स हैं, ठीक है। तो होगा क्या? दोनों आपस में कोलिजन कर रहे होंगे। जब हीलियम के एटम, और हमने हीलियम की परसेंटेज भी काफी रखी हुई है 85%, तो हीलियम के एटम्स होंगे भी बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू नियॉन एटम्स। तो जब हीलियम के एटम्स नियॉन के एटम्स के साथ स्ट्राइक करेंगे
तो यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन होगी और उसके रिजल्ट में होगा क्या, हीलियम के एटम्स अपनी सारी की सारी एनर्जी नियॉन के एटम्स को ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कोलिजन में होता ही यही चीज है, एक सब्सटेंस की एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि दीज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, और ये किसके हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं, हीलियम्स के, इनको हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हो, एटम्स भी कह सकते हो, या इनको आप एक्साइटेड एटम्स भी कह सकते हो। तो ये क्या करेंगे, ये नियॉन के एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे। जब ये नियॉन के एटम के साथ कोलाइड करेंगे तभी आपको मैंने कहा ये अपनी सारी की सारी एनर्जी, और इस वक्त इनकी एनर्जी कितनी है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनके पास एनर्जी कहां से आई, ये हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से आई। उससे होगा क्या, ये जब इन्होंने नियॉन के एटम्स के साथ स्ट्राइक किया तो होगा क्या, देखें ये अपने सारे की सारी एनर्जी नियॉन के एटम्स को ट्रांसफर कर देंगे। तो इनके पास कितनी अब एनर्जी थी 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूरे की पूरी नियॉन के एटम के साथ स्ट्राइक कर देंगे। आप चाहें तो इसको आप इस तरह समझ भी सकते हैं, ये मैंने एक एटम बनाया जी हीलियम का, ये मैंने एक एटम बनाया नियॉन का। ये हीलियम का एटम जब नियॉन के एटम के साथ स्ट्राइक करेगा तो इसके पास अपनी एनर्जी थी 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसने इसके साथ स्ट्राइक किया तो इसने अपनी पूरी की पूरी यहाँ पे अब एनर्जी ट्रांसफर कर दी और वो इतनी हो गई, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट एक चीज याद रखें, ये तो उस समय वो एनर्जी थी जो कि इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से मिली। हीलियम एटम्स खुद भी जो है मूव कर रहे हैं, और कोई भी चीज जो कि मोशन में हो उसके पास अपनी एक काइनेटिक एनर्जी भी होती है, और हीलियम के एटम के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब हीलियम का एटम नियॉन के एटम के साथ स्ट्राइक करेगा तो एक तो 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि हीलियम को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से मिला, और बाकी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि उस हीलियम एटम के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी है वो भी ट्रांसफर कर देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हीलियम के एटम के पास दो तरह की एनर्जी थी, एक तो 20.61 और दूसरी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी मोशन की वजह से है ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, और ये जो 20.61 वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट था ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से। तो जब हीलियम का एटम नियॉन के एटम के साथ स्ट्राइक करेगा तो ये दोनों अब एनर्जीज को ट्रांसफर कर देगा, 20.61 को भी ट्रांसफर कर देगा और 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी ट्रांसफर कर देगा। तो यही मैंने यहाँ पे लास्ट में लिखा कि ईच ट्रांसफरिंग इट्स ऑन 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी टू नियॉन एटम along with 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम मूविंग एटम। तो ये 0.05 इसकी यहाँ पे मोशन की मूवमेंट की वजह से आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जब हीलियम के एटम को सारी एनर्जी मिल गई, अब हीलियम के एटम ने अपनी सारी की सारी एनर्जी नियॉन को ट्रांसफर कर दी, तो नियॉन के एटम्स की एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो स्टूडेंट नियॉन के एटम्स की एनर्जी हो जाएगी 20.61 प्लस 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हीलियम ने अपनी सारी की सारी एनर्जी इलास्टिक कोलिजन में सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफर कर दी। तो नियॉन के एटम की कितनी हो जाएगी 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और स्टूडेंट्स अभी हमने शुरू में ये कहा कि नियॉन में मेटास्टेबल स्टेट एग्जिस्ट करती है, और वो जो अब एग्जिस्ट करती है वो 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लेवल पे एग्जिस्ट करती है। तो जब नियॉन के एटम्स की एनर्जी इतनी ज्यादा होगी तो नियॉन के एटम्स रेस होके या एक्साइट होके एक मेटास्टेबल स्टेट में जंप कर जाएंगे, और उस मेटास्टेबल स्टेट की जो एनर्जी होगी वो 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो स्टूडेंट्स यहां तक आ गए। अब जरा इस डायग्राम पे आप देखें, सबसे पहले ये जो एटम्स ऊपर गए ये किस वजह से गए, इसको आप इलेक्ट्रिकल पंपिंग कह सकते हो, या इलेक्ट्रिकल पंपिंग, या आपकी बुक में जो वर्ड यूज किया हुआ है इलेक्ट्रिक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वर्ड यूज किया हुआ है, जिसकी वजह से हीलियम के एटम ऊपर जंप कर गए। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो हीलियम के एटम्स हैं, देखो स्टूडेंट्स ये असल में एक एनर्जी डायग्राम है। प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता, स्टूडेंट प्रैक्टिकली इसको मतलब सोचने लग जाते हैं कि हीलियम के एटम ऊपर चले गए। ये सिर्फ एक एनर्जी डायग्राम है उन एटम्स की एनर्जी समझाने के लिए। एटम्स इस तरह मूवमेंट नहीं शो कर रहे होते कि नीचे से ऊपर चले गए, ये सिर्फ डायग्राम उन एटम्स की एनर्जी शो कर रही है। तो अगर मैं एटम्स ऊपर बनाऊंगा तो मतलब एटम्स की एनर्जी ज्यादा हो गई, नीचे बनाऊंगा तो एटम्स की एनर्जी कम हो गई। अब स्टूडेंट जो हीलियम के एटम्स हैं ये हीलियम के डायग्राम है, हीलियम के एटम्स की एनर्जी ज्यादा है। ये हीलियम के एटम्स अभी हमने कहा ये क्या करेंगे, नियॉन के जो नीचे एटम्स प्रेजेंट होंगे उनके साथ कोलाइड करेंगे। तो एक तो ये 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ड्यू टू आपके इलेक्ट्रिकल पंपिंग, और दूसरी 0.05 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब ये हीलियम के एटम्स हैं, जब ये हीलियम के एटम्स नियॉन के ग्राउंड स्टेट के एटम्स के साथ स्ट्राइक करेंगे तो ये कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं 20.66। तो नियॉन के एटम्स एक्साइट करके कहां चले जाएंगे, मेटास्टेबल स्टेट में। तो जो नियॉन में मेटास्टेबल स्टेट है वो 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है। और ये किस वजह से आई, ये असल में आया ड्यू टू हीलियम कोलिजन। इसलिए स्टूडेंट्स अगर आपको शुरू में याद हो, हमने हीलियम को ऐसा पंपिंग
मीडियम यूज किया है, क्योंकि ये नियॉन के एटम्स को पंप करता है, ऊपर की तरफ भेजता है इन मेटास्टेबल स्टेट। अब स्टूडेंट्स हमें याद है कि मेटास्टेबल स्टेट में जो लाइफ टाइम होता है वो ज्यादा होता है, तो ये तमाम के तमाम नियॉन के एटम्स मेटास्टेबल स्टेट में जमा हो गए और अभी तक ये डी एक्साइट क्यों नहीं हुए, क्योंकि इनका अभी तक लाइफ टाइम ही पूरा नहीं हुआ, और जो कि 10⁻³ के अराउंड होता है, लेकिन डिफरेंट गैसेस में डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये अब हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो गया, क्योंकि पॉपुलेशन इन्वर्जन होता ही क्या है कि एक्साइटेड स्टेट में एटम्स जो हैं वो ज्यादा हों एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट। अब क्योंकि हमने लेजिंग एक्शन करना है, तो लेजिंग एक्शन के लिए हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर लें बस। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन करनी है, इन तमाम एटम्स को एक साथ जो है वो डी एक्साइट कराना है और हमें लाइट प्रोड्यूस करानी है। अब स्टूडेंट एक चीज याद रखें, हीलियम नियॉन लेजर जो है, जिस तरह आपको मैंने एक मेजर की एग्जांपल दी थी, मेजर जो था वो भी लाइट एमिट करता था, लेकिन वो असल में माइक्रोवेव एमिट करता था जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन हीलियम नियॉन जो है वो एक विजिबल लाइट एमिट करता है, और विजिबल लाइट एमिट करने के लिए उस वो जो फोटॉन्स की वेवलेंथ तो है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के अराउंड होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन एटम्स की इलेक्ट्रॉन्स की डी एक्साइटेशन बड़ी मैटर करती है कि ये किस शेल में डी एक्साइट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट हमने ये कहा कि इन दिस वे पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड इन नियॉन गैस। नाउ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from energy level of 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू एनर्जी लेवल ऑफ 18. अब देखें स्टूडेंट, नियॉन में बेशुमार एनर्जी स्टेट्स हैं, नियॉन में एक एनर्जी स्टेट प्रेजेंट है जो कि इस लेवल पे है, इसलिए हमने कहा था ना ये ऊपर बेशुमार है E1, E2, E3 इस तरह। तो E2 को हम मेटास्टेबल स्टेट नाम दे रहे थे क्योंकि यहाँ पे लाइफ टाइम ज्यादा था। अब हम क्या करेंगे, एक फोटोन यहाँ पीछे से हम पास करेंगे और इन एटम्स को एक साथ नीचे डी एक्साइट कराएंगे, और जब ये एक साथ नीचे डी एक्साइट करेंगे तो ये फोटोन रिलीज करेंगे। तो हमने कहा कि हम स्टिमुलेटेड एमिशन करेंगे, और अब एमिशन किन दो शेल्स के दरमियान करा रहे हैं, स्टेट्स के दरमियान 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एटम्स या इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो गए, और डी एक्साइट हो गए किस शेल में आ जाएगी, किस स्टेट में आ जाएगी, 18.70। और देखें स्टूडेंट्स, जब एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 18.70 पे आ रहे हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज करेंगे, एनर्जी रिलीज करने के लिए आप दोनों शेल्स की एनर्जीज को माइनस कर दें, 20.66 माइनस 18.70, तो तब जो फोटॉन्स रिलीज होंगे उनकी एनर्जी 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ये चीज स्टूडेंट्स मैंने लास्ट में इधर डायग्राम में भी चीज शो की है। अब अगर आप जरा डायग्राम में देखें तो ये जो है ये ग्राउंड स्टेट है, और ये जो हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट था ये नियॉन की डायग्राम है स्टूडेंट्स। तो हुआ क्या, ये हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर ली थी नियॉन में मेटास्टेबल स्टेट पे 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। फिर हमने अब एक फोटोन यहां से पास कराया जो कि क्या करेगा, ये फोटोन क्या कर रहा है, स्टिमुलेटेड एमिशन, और इस स्टिमुलेटेड एमिशन से होगा क्या ये, और इस डेफिनेटली स्टिमुलेटेड एमिशन अगर इसने करानी है तो इस फोटोन की जो एनर्जी है वो होनी चाहिए 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हमने कहा था इन दोनों शेल्स के डिफरेंस के बराबर हो। तो इस स्टेट की जो एनर्जी है वो 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इस स्टेट की जो एनर्जी है वो 18.70। तो हमने एटम्स को यहां से यहां गिराना है सिर्फ, तब भी लाइट जो इमिट होगी उसको आप देख सकते हो, विजिबल स्पेक्ट्रम में आएगी। तो होगा क्या, जैसे ये फोटोन यहां से गुजरेगा स्टिमुलेटेड एमिशन होगी और ये तमाम एटम डी एक्साइट होके इस स्टेट्स में आ जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप समझने के लिए जिस तरह 5 एटम्स डी एक्साइट हो रहे हैं तो यहाँ पे 5 ही फोटोन रिलीज हो गए, और एक फोटोन अगर आप एक एक्स्ट्रा मैंने जो बनाया है वो ये वाला फोटोन है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट मैंने यही कहा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो डी एक्साइट हो रहे हैं वो कितनी फोटॉन्स के पास एनर्जी होगी, 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि वो जिन शेल्स के दरमियान डी एक्साइट हो रहे हैं या डिके कर रहे हैं उन शेल्स का डिफरेंस ही 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब स्टूडेंट ये 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है ये क्या है, एनर्जी है ये गैमा रेज हैं, एक्स रेज हैं, विजिबल है या अल्ट्रावायलेट है। इसको चेक करने के लिए हम इसकी वेवलेंथ चेक करेंगे, और वेवलेंथ निकालने के लिए स्टूडेंट यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रख लें, ये चैप्टर नंबर 18 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में भी यूज होगा या केमिस्ट्री में आप यूज भी कर चुके हो, E = hc/λ। स्टूडेंट h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ जूल सेकेंड। c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड E जो है स्टूडेंट एनर्जी है, लेकिन स्टूडेंट एनर्जी जो आपने पुट करनी है ये आपने जूल में पुट करनी है, इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट यही है, क्योंकि आप बाकी सारी SI यूनिट्स पुट कर रहे हो ना, और 1.96
इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको जॉल में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट आप क्या करोगे, इसको आप 1.6 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई करोगे। तो स्टूडेंट यहाँ से एनर्जी आपके पास जॉल में आ जाएगी, वो एनर्जी आप जॉल में यहाँ पुट करें, H की वैल्यू पुट करें, C की वैल्यू पुट करें और मुझे आपने लैम्डा निकाल के सेंड करना है, ठीक है। तो आपने ये वेवलेंथ निकालनी है, तो ये वेवलेंथ आएगी 632.8 नैनोमीटर। और स्टूडेंट मैंने आपको कहा कि विजिबल स्पेक्ट्रम में जो होता है उसकी वेवलेंथ 400 से 750 नैनोमीटर या 700 नैनोमीटर, क्योंकि प्रॉपर कोई बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं है। तो स्टूडेंट ये जो वेवलेंथ है काफ़ी ज़्यादा है और ये वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्ड करती है रेड लाइट को। तो स्टूडेंट ये अपने एमसीक्यूज भी याद रखना है कि हीलियम नियॉन लेजर जो है वो कौन सी लाइट इमिट करती है, वो रेड लाइट यूज करती है। अगर आप आजकल आप मार्केट में देखो तो आजकल मार्केट में ग्रीन कलर की लेजर भी काफी इंट्रोड्यूस हुई है, तो डेफिनेटली उसमें जो हम जंपिंग करवाएंगे वो किसी ऐसी मेटास्टेबल स्टेट्स के या ऐसे शेल्स के दरमियान कराएंगे कि जो एनर्जी रिलीज हो वो ग्रीन लाइट की वेवलेंथ को कॉरेस्पॉन्ड करे। क्योंकि सारी जो स्टूडेंट चीज मैटर करती है वो ये एनर्जी रिलीज मैटर करती है कि ये एनर्जी हो कितनी रिलीज रही है। अगर ये एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो हो सकता है कि ये एक्सरेज हो जाए या कोई भी इस तरह की चीज हो जाए, तो ये वेवलेंथ या और ये एनर्जी मैटर करती है। उसके बाद स्टूडेंट जो आपने एक और इसमें डायग्राम बनानी है वो ये डायग्राम बनानी है, ये हीलियम की है। हीलियम क्या मेटास्टेबल स्टेट और ग्राउंड स्टेट में शो करोगे, और ये आप शो भी कर सकते हो कि हीलियम में एटम्स जो हैं वो एक्साइट किस वजह से हो रहे हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल पंपिंग या ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज डिस्चार्ज। और ये जो हीलियम के एक्साइटेड एटम्स होंगे ये नियॉन के ग्राउंड स्टेट के एटम्स को एक्साइट करेंगे और वो एक्साइट होकर कहाँ चले जाएंगे, 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। ये 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे जो मेटास्टेबल स्टेट है। MSS स्टैंड कर रहा है स्टूडेंट्स मेटास्टेबल स्टेट और GS स्टैंड कर रहा है ग्राउंड स्टेट। उसके बाद ये पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो गया। उसके बाद हमने यहाँ से एक फोटोन पास कराया और उस फोटोन ने स्टिमुलेटेड एमिशन की और इन तमाम एटम्स को डी एक्साइट करा के इधर नीचे जंप करा दी। और जब ये तमाम एटम्स डी एक्साइट करेंगे तो ये फोटॉन्स रिलीज करेंगे। मैंने सिर्फ एक फोटोन फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन शो किया है, तो ये फोटॉन्स रिलीज होगा और इस फोटोन की जो एनर्जी होगी वो होगी 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये जिन दो स्टेट्स से जंप कर रहा है या इस स्टेट से इस स्टेट में डिके कर रहा है इनके डिफरेंस के बराबर। तो 20.66 माइनस 18.70, तो ये 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन रिलीज होगा। और स्टूडेंट ये फोटोन जो होगा ये रेड लाइट में होगा। स्टूडेंट्स जो हीलियम नियॉन लेजर की जो असल में ज़्यादा डिस्कस करने की वजह ये है ना, ये स्टूडेंट ये इतनी ज़्यादा हीटअप नहीं होती, वरना जो ज़्यादा पावर की जो लेजर्स हैं उनको आप कॉन्टिन्यूस यूज़ भी नहीं कर सकते। उनको अगर आप 1-2 मिनट के लिए यूज़ करोगे तो फ़ौरन से वो हीटअप होंगी या हो सकता है अंदर के जो सब्सटेंसेस हैं वो मेल्ट हो जाएं। तो हीलियम नियॉन लेजर इतनी जल्दी जो है वो आपके पास हीटअप भी नहीं होती और लो पावर है, और ये असल में गैस टाइप जो आपका लेजर की टाइप है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है इसके मेन टॉपिक्स खत्म हो गए। नेक्स्ट टाइम जो स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे जो टॉपिक्स रह गए हैं उसमें स्टूडेंट हमारे पास एक टॉपिक जो था वो प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर्स हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज हैं और एप्लीकेशंस हैं। तो वो इंशाल्लाह स्टूडेंट हम नेक्स्ट जो आपका लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे लाजमी शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।